हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में हमने देखा गुलाम वंश और खिलजी वंश, और आज की वीडियो में देखेंगे हम तुगलक, खिलजी और तुगलक, सैयद और लोधी। तो पहले देखते हैं तुगलक वंश। ये आ गया तुगलक सल्तनत। भाई इसी एरिया को छोड़ करके लगभग लगभग और पूर्वी एरिया को छोड़ करके इस टाइम पे तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से 1414। इसमें आए, ये पहले आए गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 25 के बीच में ये शासक रहे। हमने पीछे पढ़ा था खुसरो खां के बारे में पिछले वीडियो में। तो ये खुसरो खां को पराजित करके, और गाजी मलिक, यानी ये कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष भी रह चुका था। गाजी ओ गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। तो ये पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला कौन सा शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक से ज़्यादा संख्या में फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था, लेकिन पहले इसी ने कराया। तो इसी के समय में डाक व्यवस्था शुरू हुई। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर इसने तुगलकाबाद नाम का नगर बसाया। इसे छप्पन कोट कहा गया। आगे बात करते हैं। इसकी मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित, यानी जूना खान तो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। ठीक है, बात करते हैं इसको, इसे सनक भरी निगाहों के वो सनक भरी इसकी योजनाएं, नहीं सॉरी, ये सनक भरी योजना के लिए ये हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो हम आगे जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के बीच शासक हुआ। तो ये उलूग खां, ये जूना खां इसका नाम था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये अपनी, जो पीछे बोल रहा था, ये सनक भरी अपनी योजनाओं के कारण इसे स्वपनशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। लेकिन यदि देखा जाए तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। अब हम बात करते हैं आगे इसकी महत्वपूर्ण योजनाओं की। तो इसने पहला, इसकी जो योजनाएं थी, पहला था राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन की हम बात करें तो इसने दिल्ली और दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद या देवगिरी स्थापित करी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सांकेतिक राजधानी परिवर्तन दिल्ली से, दिल्ली से और दौलताबाद के बीच 1327 में। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये 1329 से 30 के बीच में। अब इसने यहाँ पे क्या किया, सांकेतिक मुद्रा में जो सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर की जो मुद्राएं थी, उनका जो मूल्य है उनको तांबे कांसे के बराबर कर दिया था। इस वजह से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसकी बात करें, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इससे पहले चीन में भी हुआ रहा था और ईरान में भी उस टाइम पे प्रचलन सांकेतिक मुद्रा का था, और उसी हिसाब से इसने सोने और चांदी की मुद्रा का मूल्य तांबे और कांसे के बराबर कर दिया। बात करते हैं खुरासान अभियान। इसके दिमाग में मध्य एशिया, मध्य, ये 1330-31 में खुरासान अभियान किया इसने, ये मध्य एशिया में पड़ता है। कराचिल अभियान किया 1332 में, ये आज के हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दोआब में इसने भी 50% की कर वृद्धि की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने और क्या किया, इसने कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए और कृषि वृद्धि, उपज में वृद्धि के लिए इसने दीवान ए मीर कोई नामक कृषि विभाग की स्थापना की, ताकि दोआब में, दोआब यानी गंगा यमुना के दोआब में कृषि का प्रसार और सुधार हो सके। ये किसानों का हितैषी शासक माना जाता था। इसने किसानों को ऋण, हल बैल की सुविधा भी प्रदान कराई। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसने फसल चक्रण को बढ़ावा दिया, जैसे जौ के स्थान पर गेहूँ, गेहूँ के स्थान पर गन्ना। ठीक है, इसने बात करें नकदी फसल, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, तिलहन, अंगूर आदि को उपजाने में के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया। आगे बात करें तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, ऊपर लिखा था। तो ये जैसे हिंदू त्योहारों की बात करें तो हिंदू
होली और दिवाली में भाग लेता था। इसकी बात करें तो इसके संत हरिभद्र सूरी और विजय सेन सूरी से भी इसके निकटतम संबंध है। इसी समय की बात करें तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता है। ये मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही ये भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसको इससे मतभेद हो जाने के कारण इसको जेल में भी डाला और फिर वहां से निकाल के 1342 में इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बना करके कहाँ चीन भी भेजा था। अपनी पुस्तक रहेला में विदेशी व्यापार और डाक व्यवस्था के बारे में ये चर्चा करता है और विदेश व्यापार के बारे में, विदेश व्यापार डाक व्यवस्था में। रहेला किसकी पुस्तक है? तो आजकल डायरेक्ट पुस्तक का नाम पूछ करके यही पूछ लेता है कि इस पुस्तक में किस किस बारे में उल्लेख है। ऐसा कुछ क्वेश्चन PCS में पूछा हुआ कल। तो जानते हैं रहेला में क्या क्या इसने चर्चा की है इब्न बतूता ने। तो ये मध्य एशिया और चीन के साथ व्यापार संबंधों की बात करता है। ठीक है, इसके समय ये बोलता है कि भारत में दो तरीके की, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो तरीके की डाक व्यवस्था थी। एक थी अश्व डाक, ये जो घोड़े से डाक पहुंचाते थे जिसे उलूक कहा जाता था। ठीक है, दूसरा थी पैदल डाक, जो हाथ में लेकर ये सारी जो भी उस टाइम पे साधन थे, पैदल डाक व्यवस्था जिसे ये दावा कहा जाता है। ये डायरेक्ट आ जाए, हाल ये सुर्खियों में रहे, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित उलूक और दावा क्या है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये डाक व्यवस्था से संबंधित है। आगे बात करें, ये रहेला में भी बात करता है सती प्रथा की। यानी किसी महिला को, यदि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसी महिला को सती होना था अपने पति के साथ में, तो उसको पहले सुल्तान से अनुमति लेनी होती थी। ये भी इसने रहेला में अपनी पुस्तक में बताया है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शवी ऐसा पहला व्यक्ति थे जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था और इसका नाम तूतीनामा लिखा। यानी तो आप पूछ ले कि तूतीनामा किसकी पुस्तक है? ये संस्कृत कथा है, इसमें तो किसकी है? जिया नक्शवी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्कन में, जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था, तो उसी टाइम पे बहमनी साम्राज्य की नींव 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने डाली थी। दूसरा, इसी मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ से क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से कई जगह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये हो गया बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरि और बुक्का द्वारा नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। तो विजयनगर कहाँ है? ये है कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा के किनारे पे ये विजयनगर या हम्पी इसकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। तो हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। ठीक है, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु का इतिहासकार कौन बोलता है? यहाँ से भी PCS में क्वेश्चन पूछा हुआ है और हो सकता है आगे भी पूछे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं में लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये कथन भी आपको ध्यान रखना। बात करते हैं इसको सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण, ये एक अंग्रेज था एडवर्ड थॉमस, जब ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्थ की संज्ञा दी। किसके कारण? सांकेतिक मुद्रा के परिचलन के कारण। आगे बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग, यह पहले में बोल भी रहा था कि चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अब ये हो गए तीन, एक हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा होगा कुबलई खां और तीसरा हो गया गजन खां। अब ये पूछ ले कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन निम्न में से किन किन शासकों ने किया था? तो ये तीन शासक हो गए। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ मकबरे भी बनवाए, जैसे बदायूं में मीरन मूलहीन, दिल्ली में शेख निजामुद्दौला का, और मुल्तान में सलार मसूद गाजी के मकबरे बनवाए। आगे बात करें दिल्ली सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है? पहली बात तो यही है कि इन सभी जो जितने भी ये वंश हुए, इनमें सबसे ज़्यादा शासन किस वंश ने किया? तो ये तुगलक वंश ही था। और तुगलक वंश में यदि शासकों की बात करें तो शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी मृत्यु
मार्च 1351 में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडोल में हो गई। अब बात करते हैं, इसी का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक, FST मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जिसका राज्याभिषेक थट्टा के निकट हुआ। पहला थट्टा के, यानी बोलते हैं राज सिंहासन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। जब इसकी मृत्यु थट्टा के निकट हो गई थी तो यहीं पे एक बार इसका थट्टा में ही राज्याभिषेक हो गया था, और दोबारा पुनः दिल्ली आने के बाद 1351 में फिर से इसका राज्याभिषेक हुआ। इसे खलीफा द्वारा, जो ईरान का खलीफा था, वो पूरे विश्व का या मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा नेता होता है खलीफा, उसके द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। फिरोज शाह ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक के 24 करोड़ से परेशान थे लोग, तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने आकर के इन 24 प्रकार के करों को समाप्त करके केवल 4 प्रकार के कर ही लगाए। अब बात करते हैं खराज। खराज एक ये भू राजस्व फिरोज शाह द्वारा लगाए गए कर 4 थे। पहला खराज, खराज की बात करें, ये एक भू राजस्व कर था। दूसरा खुम्स, युद्ध में लूटा हुआ माल। तीसरा जजिया कर, ये गैर मुसलमानों पर। जजिया कर का मतलब यहाँ था कि गैर मुसलमानों पर, यदि गैर मुसलमानों को अपनी धार्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाना था तो उनको ये जजिया कर देना पड़ता। जक़ात की बात करें, एक ये जक़ात है, ये मुसलमानों का आय का 2.5% इनको देना होता है। अब फिरोज शाह द्वारा किए गए कार्यों की हम बात करते हैं, तो फिरोज शाह ने लगभग 5 नहरों का इसने निर्माण कराया और सिंचाई के कार्यों को बढ़ावा दिया। इसने सिंचाई कर भी लगाया। जब सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, जो उत्पादन का 10% होता था, इसको क्या कहा जाता था? शक ए हर्ब कहा गया। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने 300 नगरों की स्थापना भी की थी, और इन कई नगरों की स्थापना में एक था जौनपुर। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जोना खां, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसने जौनपुर की स्थापना की, जोना खां। दूसरा फतेहाबाद और हिसार, ये हरियाणा में पड़ते हैं, और ये फिरोजाबाद, ये चूड़ियों के लिए अभी वर्तमान में प्रसिद्ध है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करें फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में चर्चा मिलती है कि इसके पास 80,000 दासों की सूचना मिलती है, और उसके लिए इसने एक विभाग की स्थापना की जिसको बोला जाता था दीवान ए बंदगान। आगे बात करते हैं, 80,000 दासों की सूचना मिलती है, और इसी के माध्यम से इसने वाणिज्य या कारखानों में उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसी की बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने एक और विभाग की स्थापना की, यह है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात की स्थापना की, जो गरीब मुस्लिम लड़की थी या मुस्लिम महिलाओं की शादी विवाह या उनको मदद करने के लिए इसने ये अभी वर्तमान का मैंने चित्र लगा दिया कि आपको ध्यान रहे दीवान ए खैरात किस लिए बनाया। आगे बात करें, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राज्य के खर्च में हज जाने की सुविधा प्रदान की। जैसे अभी वर्तमान सरकार भी हज जाने का कोटा यू मांगती है, और इसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने ये राज्य के खर्च पर हज सऊदी अरब जाने की सुविधा प्रदान की थी। इसी की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने ही अस्पताल एक बनवाया जिसके नाम दारुल सफा था, स्थापना की गरीबों के इलाजों के लिए। इसने फसलोत्पादन या फलोत्पादन को बढ़ावा दिया। इसने दिल्ली के आसपास 1200 बाग बगीचे लगवाए। विशेषकर इसने दिल्ली के आसपास अंगूरों की खेती को बढ़ावा दिया। अब फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जान लेते हैं मुख्य तथ्य। फिरोज शाह तुगलक ने एकता व्यवस्था को अनुवांशिक बना दिया। उसके इसके काल में एकतागार वजहगार कहलाने लगा। अब यहाँ पर अनुवांशिक का मतलब क्या है? ये एकता व्यवस्था में इसने कहा कि यदि कोई कुलीन मरेगा तो उसके पद का उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा। यदि कुलीन मरेगा तो उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा। बेटा ना होने पर दामाद होगा, और दामाद ना होने पर यदि उसके पास गुलाम भी है, गुलाम उसका वजहगार होगा। तो ये हो गई उसकी एकता व्यवस्था, अनुवांशिक इसने बना दिया था। बात करते हैं इसका विरासत का सिद्धांत फिरोज शाह तुगलक ने सेना पर लागू किया। तो ये विरासत का सिद्धांत क्या था?
विरासत के सिद्धांत में इसने कहा था कि पुराने सैनिकों को, जो पुराने सैनिक थे या बूढ़े हो गए थे, उनको शांति के साथ आराम करने और अपनी जगह, यानी जो सैनिक थे, बूढ़े सैनिकों की जगह इसने कहा कि अपने सैनिकों की जगह अपने बेटों को भेजो और ये खुद स्वयं शांति से आराम करो, और बेटे हो और बेटे ना हो तो दामाद को भेजो, और दामाद ना हो तो दास को भेजने की भी इसने अनुमति दी। ठीक है। इसने बात करें जो ये सैनिक थे, इसने सैनिकों को इस ये फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को नगद वेतन की जगह क्या देना, गांव की मालगुजारी देना भी प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं। इसने संतों की मज़ारों पर जो मुस्लिम महिलाएं थीं उनको इबादत करने और जाने पर रोक लगा दी, यानी इसने संतों की मज़ारों पर इबादत और के लिए और मुस्लिम महिलाओं पर जाने की रोक लगा दी। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने ही चोरी और दूसरे गुनाह जो कर उसके लिए हाथ पैर नाक आदि काटने की जैसी व्यवस्था थी, ये जैसे ऐमान व दंड थे, उनको भी इसने बंद कर दिया। बात करते हैं आगे। ये दलायल ए प्रोत्साही, ये संस्कृत से फारसी में अनुवादित, ये किससे संबंधित ग्रंथ है? ये दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। ये पूछ सकता है कि दयाल ए प्रोत्साही किससे संबंधित है, और यहाँ पर डायरेक्ट 4 को ऑप्शन दे दे कि साहित्य है तो किससे, दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। आगे बात करते हैं। तो इसने चांदी और तांबे की मिश्रण से निर्मित सिक्के जो थे वो भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा और विक कहा जाता था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि अद्धा विक क्या थे, ये चांदी और तांबे के मिश्रण वाले सिक्के थे। आगे बात करते हैं। इसने कुछ लेखकों को संरक्षण भी प्रदान किया था, जैसे जियाउद्दीन बर्नी और शमस सिराज अफीक इसके दरबार में रहते थे। इनकी आपको कीर्ति है देख लेने की, इन्होंने कौन कौन सी कीर्ति लिखी। इसी के काल में निर्मित खाने जहाँ तेलंगनी, यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं, इसी के काल में निर्मित हुआ खाने जहाँ तेलंगाना की तुलना, जो ये मकबरा है इसकी तुलना वर्तमान में यरूशलेम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। बात करते हैं। हो गया गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और तीसरा है, चौथा है ये अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1398 में तैमूर लंका दिल्ली पर आक्रमण इसी के समय हुआ। इसी के समय मलिक कुसर शक की उपाधि धारण कर मलिक सरवर यानी मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ही जौनपुर जो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। आगे बात करते हैं हम सैयद वंश की। और सैयद वंश सिकुड़ करके थोड़े से एरिया में रह गया था, क्योंकि नीचे विजयनगर, यहाँ पर बहमनी साम्राज्य और नीचे विजयनगर साम्राज्य और छोटे छोटे राज्य फिर से उपस्थित होने लगे थे। बात करते हैं सैयद वंश की। तो सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच था, और इसका जो संस्थापक था सैयद वंश का, हम बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सैयद वंश से, कि यहाँ से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सैयद वंश के 4 शासक दिए और 4 शासकों का क्रम लगाने के लिए प्रीलिम्स में इसने क्वेश्चन पूछा यूपी पीसीएस। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खान। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके अपने को केवल रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। बात करते हैं खिज्र खान। ये तैमूर लंग जो मुगल था का सेनापति था। भारत से लौटते समय इसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। किसने? तैमूर लंग का जो सेनापति। ठीक है। यह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र कौन, शाहरुख को कर भेजता था। इसकी मृत्यु 1421 मई 21 में हो गई। खिज्र खां के बाद बात करें। खिज्र खां के बाद सैयद वंश में आया मुबारक खां, और मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और इसका टाइम पीरियड था 1421 से 1434। इसके कार्य क्या थे? तो इसने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक का लेखक कौन था? याहिया बिन अहमद सरेंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। आगे इस पुस्तक में जो तारीख ए मुबारक शाही है, इसमें सैयद वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आगे बात करें कि यमुना नदी, दिल्ली में ही यमुना नदी के किनारे मुबारक
बाद जो है उसकी स्थापना किसने की, तो वो मुबारक शाह या मुबारक खां ने की थी। आगे बात करते हैं, पहला होगा खिज्र खां, दूसरा होगा मुबारक शाह या खां, और तीसरा हो गया मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1434 से 1443। इसके इसने क्या किया, महत्वपूर्ण कार्य, तो इसने मालवा के शासक कर हराया हराया और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1457। ये सैयद वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु बदायूं में हो गई थी। भाई यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्रम ही पूछ सकता है, बाकी ये पूछ सकते हैं यहाँ से कि सैयद वंश के विषय में जानकारी किससे मिलती है, और तीसरा ये क्रम वाला, यहाँ से सैयद वंश से यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीन। आगे अंतिम वंश है लोधी वंश। लोधियों ने फिर सैयद वंश के बाद यहाँ तक जो था इसको एक्सटेंडेड किया, और ये जौनपुर तो के लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, बहलोल लोधी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये तीन शासक हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अफगान, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय का किसे जाता है, बहलोल लोधी को। यह बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी ने जो जौनपुर के सरकी वंश को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अब ये आपको ऊपर देख लेना है कि हाँ, जौनपुर का जो सरकी वंश है, जो मलिक सरवर था, मलिक सरवर ने किसके समय में जौनपुर की स्थापना की थी, तो इसने सरदारों को, अब बात करते हैं, ये सरदारों को समर्थन पाने के लिए कालीन पर उनके साथ बैठना पसंद करता था। दूसरा बोल सकते हैं अपने सरदारों को समर्थन पाने के लिए कभी कभी उनके साथ खड़ा होकर के या बैठ कर, नीचे बैठ करके नीचे बैठना ही पसंद करता था। इसने बात करें तो इसने क्या, ग्वालियर, समत, सकीट और मेवात पर विजय प्राप्त की। जैसे बोल सकते हैं कि हाँ, आपको कोई भी किसी भी कोचिंग में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे है कि इसने क्या क्या जीता था, बहलोल लोधी ने। ठीक है, इसी ने बहलोल सिक्कों का भी प्रचलन किया, ये बहलोल लोधी के सिक्के थे। आगे बात करते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड 1489 से 1517 तक था। तो ये बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, जो सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा। इसको किसानों का हितैषी शासक माना जाता था, एक कृषि कार्य को इसने बढ़ावा दी। ये आपका हो गया सिकंदर लोधी। अलाउद्दीन की भांति, अलाउद्दीन खिलजी की भांति इसने भूमि की माप जोत कराई। भूमि माप के लिए इसने गजे सिकंदरी नामक पैमाने का उपयोग किया। किसने, सिकंदर लोधी ने। और जुते हुए खेत के लिए जो गजे सिकंदर था, ये 12 अंकों का होता था। सिकंदर लोधी की बात करें तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना इसी ने की और इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा में हम बात करें तो ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया है, और यदि आगरे का किले की बात करें तो अकबर के द्वारा बनवाया हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसने गुलरुख शीर्षक से फारसी कविताएं लिखी। इसने महिलाओं को ताजिया निकलवाने, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं को पीरों पे और इबादत करने के लिए मना कर दिया था, ऐसे ही सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकलवाने, स्त्रियों को पीरों और संतों पर मजार पर जाने पे इसने भी प्रतिबंध लगाया। तो कौन दो शासक थे ऐसे, ये दो ही शासक थे जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर, संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे बात करते हैं, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर था, नगरकोट कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और वहाँ की उसकी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े करके उसको कसाईयों को मांस तोलने के लिए इसने दे दिया था। यहाँ से भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह हिंदू त्योहार जैसे होली में भाग लेता है। आगे बात करते हैं, दिल्ली की मोट मस्जिद किसने बनवाई थी, सिकंदर लोधी का जो प्रधानमंत्री था मियाँ भूइयाँ ने कब बनवाई, 1505 ईस्वी में। ठीक है, इसी के समय में इसके द्वारा नहीं, एक कृति थी संगीत पर लाहा जाती, सिकंदर शाही ने इसी के शासनकाल में लिखी थी। अब बात करते हैं इब्राहिम लोधी, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम अंतिम सुल्तान था। इसके
बात करें तो जो इसके स्वयं के अधिकारी थे या राज्यों के गवर्नर थे, और दूसरा जो आसपास के छोटे हिंदू शासक थे उनसे अच्छे संबंध नहीं थे। इसी के जब ये गुस्सा रहते थे या अच्छे संबंध न होने के कारण इनके स्वयं के जो इसके स्वयं का जो पंजाब का गवर्नर था कौन था, दौलत खां लोधी, और राजपूत शासक था राणा सांगा हिंदू, और तीसरा इसके चाचा थे आगा खां, ने बाबर को इसके खिलाफ आमंत्रित किया कि हाँ युद्ध में इसको लपेटो, इब्राहिम लोधी को। तो इसी बीच जब उन्होंने आमंत्रित किया तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। ये लिखा है यहाँ पर, इन परिस्थितियों में बाबर ने भारत में 1526 जब 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। बात करते हैं इससे पहले एक युद्ध हुआ था इनके बीच, खतौली का युद्ध, जो 1517 को हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था युद्ध वही राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ का शासक था, तो ये मेवाड़ का राजा था। मेवाड़ का राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की भी हार हुई। ये आपका दिल्ली सल्तनत का हो गया दूसरा टॉपिक। और इसके बाद बचता है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, उसको हम यहाँ के दिल्ली सल्तनत के तीसरे टॉपिक में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसको रख लीजिए, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डेली आपको ये वीडियो 2 बजे दिन में मिल जाएगी, और बेल आइकन दबाओ कि आपको जल्दी से जल्दी लाइव अपडेट मिल सके। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करो, आपको PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू।